गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, तीसरी वीडियो में हमने सीखा था दर्पण किसे कहते हैं तथा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है तथा फोकस दूरी किसे कहते हैं। आशा है कि सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो पाठ्य वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे अपने पास एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रख देते हैं। तो जैसे मैंने दर्पण के सामने चौक रखा, तो ये चौक क्या है, हमें दर्पण में दिखाई देता है। तो जो दर्पण के अंदर दिखाई देता है वह इस चौक का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो यदि हम परिभाषित करें तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु को कहते हैं बिंब, यानी कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसमें दो बातें हैं अपने पास कि कोई वस्तु है, वस्तु से जो प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन यानी कि टकराकर वापस आना, अपवर्तन ये हम आगे पढ़ेंगे के बाद जिस बिंदु पर, ये मेन बात है सबसे, कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब है जो अपने कैसे बनते हैं इसको हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिबिंब अपने दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है अपना आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक नाम से ही क्लियर है कि वास्तविक, वास्तविक का मतलब जब वास्तव में मिलती है, इनके परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी क्या होता है भाई? जब मिलती नहीं है परंतु
मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी क्या लिखेंगे हम, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हम किसमें मिलते नहीं है, बल्कि क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आगे आप पूरा कर लेना, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि मान लिया अपने पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर हमने किसी वस्तु को रख दिया, तो इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण टकराकर F से गुजरती है तथा C से आने वाली प्रकाश की किरण C पर ही वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये दोनों क्या है, किरणें परावर्तन के बाद इस नए बिंदु पर A की बजाय A' पर मिलती है। तो यह क्या है, जो प्रतिबिंब अपना बनता है, यह हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रकाश की किरण टकराने के बाद वास्तव में मिल रही है। टकराने के बाद ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए ये कौन सा प्रतिबिंब है, अपना वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि हम बात करें, ये अपना समतल दर्पण है, यहाँ पर हमने कोई A वस्तु रख दी, तो A से प्रकाश की किरण जो 0 आपतन कोण पर टकराती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है तथा दूसरी किरण यहाँ पर टकरा के, ये अपना अभिलंब है, तो उतने ही आपतन कोण पर परावर्तित होती है। तो ये दोनों किरणें, हमें ऐसा लगता है कि ये वास्तव में तो मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच गैप है, तो बढ़ता चला जा रहा है। तो बढ़ता हुआ गैप आपस में कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये क्या है, पीछे मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये क्या होता है, आभासी होता है। क्योंकि ये A' क्या है, अपना आभासी प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वास्तविक है, और ये क्या है, अपना आभासी प्रतिबिंब है। तो बड़ा ही आसान था ये कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब अपना कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये 2 मैंने बनाकर आपको दिखाए थे। उसके बाद हम टॉपिक करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या उसकी प्रकृति होती है। तो वो बड़ा आसान है ये टॉपिक। मान लिया कि अपने पास कोई समतल दर्पण है M, तो ये बात मैं साथ साथ लिखता हूं। एक समतल दर्पण M लो। तो ये हमने एक समतल दर्पण M लिया, दर्पण के सामने वस्तु AB रखो। तो यहाँ पर मैंने क्या है, ये एक AB वस्तु को इसके सामने रख दिया, AB। तो पहले एक बार चित्र को देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखो बच्चों,
ए से आने वाले प्रकाश की किरण की बात करते हैं। ए से जो प्रकाश की किरण यहाँ पर सीधी टकराती है तो इसका आपतन कोण क्या है, 0 है, क्योंकि अभिलंब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बनाती, यानी कि 0 का कोण बनाती है, तो आपतन कोण 0 है। तो टकराने के बाद क्या है, वापिस आ जाएगी इधर, तो परावर्तन कोण भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी टकराती है, 90 डिग्री एंगल है ये दर्पण के साथ, यानी कि अभिलंब के साथ क्या हो गया, 0 का कोण हो गया। तो जो 0 के कोण पर टकराती है तो परावर्तन के बाद 0 पर ही वापिस आ जाती है। और एक प्रकाश की किरण क्या है, O डैश बिंदु पर टकराती है, जो यहाँ पर O डैश बिंदु है। एक प्रकाश की किरण O डैश पर टकराती है, तो यदि हम ये अभिलंब है तो यहाँ पर आपतन कोण है, इतना ही परावर्तन कोण यहाँ पे बनेगा, तो प्रकाश की किरण हमें इधर मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें ऐसे इनमें फासला बढ़ता चला जाता है और ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इनके यदि हम इसको पीछे पूरा करें तो ये प्रकाश की किरण हमें दर्पण के पीछे की तरफ यहाँ पर ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि ए बिंदु से आने वाली दो प्रकाश की किरणें क्या है, एक प्रकाश की किरण ए ओ टकराने के बाद ओ पी कह दो आप, और दूसरे प्रकाश की किरण ए ओ डैश टकराने के बाद ओ डैश क्यू कह लो। ये दोनों प्रकाश की किरणें ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम ऐसा ही बी से करेंगे। एक प्रकाश की किरण बी से ओ पर टकराती है, तो आपतन कोण यहाँ पे क्या है, 0 है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि प्रकाश की किरण बी ओ डैश टकराने के बाद ओ एस किरण देती है, तथा एक प्रकाश की किरण को हम बी बिंदु से ओ पर टकराते हैं, तो आपतन कोण क्या है, आई डैश है यहाँ पे, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, आर डैश, दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें यानी कि एस और टी, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि ये दर्पण के पीछे बी डैश बिंदु पर मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ए बी वस्तु थी, ए से आने वाली प्रकाश की किरणें ए डैश पर, बी से आने वाली प्रकाश की किरणें बी डैश पर, उसी तरह बीच के जितने बिंदु है वो सारे बिंदु क्या है, यहाँ पर दर्पण के पीछे बनते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सीधा का सीधा हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन जाता है। तो लिखेंगे कैसे, एक समतल दर्पण एम ले लिया हमने, समतल दर्पण एम, दर्पण के सामने वस्तु ए बी रख दी हमने, तो वस्तु के बिंदु कौन सा, ए तथा बी से आने वाली प्रकाश किरणें ए तथा बी से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश तथा बी डैश पर क्या होती है भाई, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत होती है इसका मतलब क्या है कि आभासी प्रतिबिंब है। अतः ए डैश बी डैश ए बी का आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तथा यदि हम दूरी को माप के देखें, मापने पर जो ओ ए है वो बराबर है ओ ए डैश के, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो दर्पण भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो इसमें हम आगे लिखेंगे
क्या है कि इस इमेज की कुछ खास बात है, तो नोट कर ली हाँ आपने ये। नंबर 1 क्या है कि प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? आभासी बनता है। नंबर 2 बात क्या है, दिखाई देता है आपको कि प्रतिबिंब क्या है? सीधा बनता है। और नंबर 3 क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के आगे हम रखते हैं। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी है। दर्पण के आगे वस्तु रखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि दर्पण से वस्तु की तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। तो उसके बाद यदि आप इसको देखना चाहो तो मैं एक बार और दिखाता हूं कि कैसे बनाते हैं। एक दर्पण लिया हमने M, ए भी वस्तु ली हमने। ये दोबारा दिखा रहा हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक प्रकाश की किरण यहाँ से 0 डिग्री पर टकराती है तो परावर्तन भी 0 पर हो जाता है। एक प्रकाश की किरण यहाँ आई कोण पर टकराती है, यह विलंब है आपका, आई कोण पर टकराती है तो परावर्तन भी आई कोण पर हो जाता है। तो ये दोनों किरणें हमें क्या है? ए से आने वाली क्या है? ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है। उसी तरह ये बी पॉइंट अपना, बी से एक प्रकाश की किरण 0 के कोण पर टकराती है यहाँ पे नॉर्मली, तो इसका परावर्तन भी क्या है? 0 के कोण पे हो जाता है। तो दूसरे प्रकाश की किरण क्या है? जो O पर टकराती है उसका परावर्तन क्या है? आपतन कोण के बराबर के कोण पर हो जाता है। तो दोनों प्रकाश की किरणें हमें क्या है? बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसी तरह क्या है? ए बिंदु का ए डैश बन गया, यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ बन गया, तो यहाँ बिंदु है तो यहाँ बन गया। तो इस तरह क्या है? सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब है जो ए डैश बी डैश बन जाता है। तो यहाँ से दिखाई देता है कि प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। दूसरी बात, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। और तीसरी बात क्या है इसमें कि प्रतिबिंब है जो दर्पण से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा है। इनके प्रतिबिंब की दूरी ये दर्पण के सामने रखी बिंब की दूरी के समान होती है। उसके बाद अगला अपना टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के नियम ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यदि ये नियम आपको याद हैं तो कल हम टॉपिक करेंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका पहला नियम है अपने पास। पहला नियम क्या है? ये अपना दर्पण है, अवतल दर्पण। जो प्रकाश की किरण मुख्य, ये इसका क्या है? F है, ये इसका क्या है? C है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो परावर्तन के बाद F से गुजरती है। ये पहला नियम है। यानी कि पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है गणित में, लिख लेना आप इसको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है भाई?
एफ से गुजरती है, यानी कि परावर्तन के बाद वो एफ से गुजरती है। अब इसका दूसरा नियम है, इसका उल्टा है बिल्कुल, नियम 2। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण एफ से होकर टकराती है, एफ से होकर टकराती है, वो परावर्तन के बाद एक्स वाई के समांतर हो जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि उल्टा बात होगी इसकी कि जो एक्स वाई के समांतर थी टकराने के बाद एफ से गुजर गई, और जो एफ से आई है वो समांतर हो जाएगी, यानी कि इसका उल्टा है। तो क्या लिखेंगे, एफ से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहां से मिलती है भाई, कहां से गुजरती है, एक्स वाई के समांतर हो जाती है, एक्स वाई के समांतर जाती है, एक्स वाई के समांतर जाती है। उसके बाद है अपना तीसरा नियम है, नियम नंबर 3। तो तीसरा नियम है अपना कि जब प्रकाश की किरण सी इनके वक्रता केंद्र, जब प्रकाश की किरण सी इनके वक्रता केंद्र से आती है तो आपतन कोण क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो टकराने के बाद क्या है, 0 पर ही परावर्तित हो जाती है, यानी कि इधर ही परावर्तित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे इधर आती है तो परावर्तन के बाद वो क्या है, इसी दिशा में वापस चली जाती है। नियम तीसरा क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण सी से, कहां से, सी यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि सी से आती हुई टकराती है सी से आती हुई टकराती है तो परावर्तन के बाद सी से ही गुजरती है, सी से ही गुजरती है। तो ये 3 नियम यदि आपको अच्छे से याद है तो आप बड़ी आसानी से क्या है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब है जो बना सकते हैं। चलो अब हम बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है, 10 मिनट आपके लगभग इसमें लगेंगे। तो टॉपिक है अपना क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है जो, इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये अपने पास एक टेबल है और इस टेबल में हम क्या करते हैं, 5 कॉलम बनाते हैं और एक बार इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, फिर बाद में लिखेंगे इसको हम। ये क्या है अपना अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है P, ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है F,
और ये क्या है अपना वक्रता केंद्र है C। तो जब हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को रखने की कई जगह होती है हमारे पास। तो पहली जगह क्या है, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर, तो इनकी वस्तु कहाँ पे रख दिया अपने, इन्फिनिटी पर। दूसरा क्या है कि वस्तु को C से परे, इनके C है, C से परे रख दिया यहाँ पर, C से इधर परे, इनके C था, C से परे, तो क्या लिख दिया, C से परे, C से परे रख दिया। उसके बाद किसी वस्तु को हम C के ऊपर भी रख सकते हैं। कहाँ पर, C पर, C के बिल्कुल ऊपर। और उसके बाद क्या है भाई, वस्तु को हम C तथा F के बीच में भी रख सकते हैं। यहाँ पर C तथा F के बीच में, C F के बीच, C F के बीच में। उसके बाद वस्तु को हम F के ऊपर भी रख सकते हैं, F पर। तो यदि हम 5 जगह वस्तु को रखते हैं, यानी कि अनंत पर, C से परे, C के ऊपर, C तथा F के बीच में या F पर, तो ये 5 जो स्थिति बनती है अपनी, इन 5 स्थितियों के लिए आपने याद रखना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इनके वास्तविक बनेगा। क्योंकि यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो श्योरली वो क्या है, वास्तविक है। इनके प्रतिबिंब क्या बनेगा अपना, वास्तविक व उल्टा बनेगा हमेशा, इन 5 पोजीशन के लिए। और छठी पोजीशन के लिए हम अलग से टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो छठी पोजीशन क्या है अपनी, F और P के बीच में, F और P के बीच में, F P के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पे ये सारी बातें उल्टी हो जाती है, यानी कि प्रतिबिंब वहां पे कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या था अपना, वास्तविक, उल्टा। और ये छठी जो पोजीशन है, यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी व सीधा। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, इसको, ये जो टेबल है इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, C से परे है, C पर है, C F के बीच में है और F पर है। अब इसको हम उल्टा लिख देते हैं। उल्टा क्या, F यहाँ पे, F पर, C F के बीच यहाँ पर, C F के बीच यहाँ पर हो गया, C पर, तो C के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर हो गया, C से परे, यहाँ C से परे बनेगा, और यहाँ क्या है, ये अनंत हो गया। यानी कि ये टेबल जो हमने ऐसे सीधी लिखी थी, अब इसको उल्टा लिख दिया, ये प्रतिबिंब की पोजीशन है। और छठी पोजीशन जो है उसके लिए हम बना के देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो बच्चों पेपर में सवाल आता है, पेपर में इसका सवाल आता है, तो इस टेबल से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हो। जैसे एक सवाल है पेपर में, क्या है, यदि वस्तु को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये अपना, नोट कर लो आप इसको। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने C से परे रखते हैं, C से परे रखते हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रकृति व स्थिति भी बतानी, प्रकृति व स्थिति बताओ। तो बच्चों इस टेबल से क्लियर है कि वस्तु को कहाँ रखा हमने, C से परे रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति क्या होगी, C तथा F के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और एक बात याद रखनी है, यहाँ पे समान होता है, यहाँ पे यदि प्रतिबिंब है तो समान बनेगा,
इधर प्रतिबिंब क्या है, छोटा बनेगा, और उधर प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बनेगा। यानी कि 4 बात हमारी यहाँ से इस टेबल से ही हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो यदि वो 1 नंबर का है, सिर्फ बताना है कि किरण नहीं बनानी है, तो हम इस टेबल से बना सकते हैं। क्या बन गया कि वस्तु को सी से परे रखा हमने, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा। ठीक है। अब मान लिया कि वस्तु को हमने सी के ऊपर रखा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो यदि वस्तु को हमने सी के ऊपर रखा तो प्रतिबिंब सी के ऊपर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि इस टेबल में जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। अब इसको हम किरण आवेग से दर्शाते हैं। तो पहली बात करते हैं हम, जब वस्तु को अनंत पर रखा हमने, कहां पर, अनंत पर। तो इसके लिए बच्चों आप ऐसा करो, एक स्केल ले लो, स्केल से एक लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचने के बाद 1-1 सेंटीमीटर पर 5 निशान लगा लो। 1 2 3 4 5। 1-1 सेंटीमीटर पर हमने कितने निशान लगा लिए, 5 चिन्ह इसमें आप लगाते हैं। अब प्रकार खोलकर ये अपना क्या हो गया, सी हो गया पहला, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, ये दोबारा एफ हो गया और ये अपना सी डैश हो गया। ठीक है। तो अब सी के ऊपर प्रकार रख के एक ऐसे चाप लगाओ आप, जैसे पेपर में लाइन होती है ना, अपनी पेपर में लाइन होती है, ये लाइन है अपनी पेपर में। तो आपने क्या करना है, 5 लाइनें लेनी है, 5 लाइनों में 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे तक एक चाप लगानी है अपने। ठीक है। चाप लगाने के बाद वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप रख दो वस्तु को अनंत पर, इनके इन लाइनों से दूर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है, क्योंकि अनंत किसी के साथ एंगल नहीं बनाता। तो ये एक प्रकाश की किरण इधर आएगी, तो समांतर किरण कहाँ से गुजरती है बेटा, एफ से गुजरती है, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, तो ये भी टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, ये भी अपनी एफ से गुजरेगी। तो इनके दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराती है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, अपना एफ के ऊपर बन गया, जो कि यहाँ पर दिखाया था हमने। प्रतिबिंब क्या, बिल्कुल बिंदु के आकार का बन गया। तो इनके कैसा आकार है, उसका बिंदु के आकार का है। और प्रकाश की किरणें वास्तव में टकरा रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक बन गया यहाँ पर। अब हम दूसरी बात करेंगे, दूसरी स्थिति है उसी तरह। दूसरी स्थिति क्या है, सी से परे, जिनके वस्तु को हमने कहां पर रखा, सी से परे रखा, सी से परे। तो उसी तरह यह आपका आंसर शीट है। आंसर शीट की कितनी लाइन है बेटे, 5 लाइन है। तो 5 लाइनों में आपने क्या करना है, बीच वाली लाइन में सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर स्केल के साथ 5 समान निशान लगाने हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हो गया सी, एफ, पी, उसके बाद क्या है, एफ डैश, सी डैश। ठीक है, या आप इसको एफ या सी ही कह लो, कोई बात नहीं है वो। अब क्या करो, यहाँ पर कार रखकर एक चाप लगाओ ऐसे, ये चाप हमने लगा दी। ठीक है, और अभिलंब पहले ही बना दो आप। अभिलंब हमेशा सी से गुजरता है, कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, चलो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पर वस्तु को हमने सी से परे रख दिया, ये सी था, सी से परे रख दिया यहाँ पर, ये वस्तु है अपनी। अब इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, कहाँ स्थिति बनेगी, कैसा बनेगा, देखते हैं अब। तो पहला नियम क्या था कि प्रकाश की किरण समांतर जो आती है, ये समांतर आ गई, परावर्तन के बाद ऐप से गुजरती है, तो ये मैंने ऐप से गुजार दिया। उसके बाद क्या है, दूसरी प्रकाश की किरण क्या है, सी से, ये सी है अपना पॉइंट। तो प्रकाश की किरण क्या है, सी से आती है और टकराने के बाद भी सी से ही गुजर जाती है। ये अपना तीसरा नियम था कि जो समांतर आती है वो तो ऐप से गुजरती है, जो सी से गुजरती है टकराने के बाद भी सी से गुजरती है।
तो टकराने के बाद जो किरणें मिलती हैं वो दोनों कहाँ पर, इस पॉइंट पर मिलती है। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बन गया, सी तथा एफ के बीच में बन गया। देखो सी तथा एफ के बीच में बन गया, उल्टा बन गया, और क्या है, वास्तविक बन गया। तो सीधी सी बात है, तीन बात है, सी तथा एफ के बीच बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और आकार में छोटा बना है। अब हम बात करते हैं, तीसरी पोजीशन है अपने पास। इसके लिए ऐसा करना है आपने खुद, ये जो तीन पोजीशन है ये मैं कल डिस्कस करूंगा। तो तीन पोजीशन के लिए अपने आप बनाने की कोशिश करो। आप एक लाइन खींचो, उसके ऊपर 3 या 5 निशान लगाओ, और जैसा मैंने बताया है ऐसे इसको बनाने की कोशिश करो। आशा है कि आप इसको बना पाओगे। फिर भी यदि नहीं बना पाते तो कल हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और ऊपर से हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि प्यारे बच्चों, अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है एक, उसको डाउनलोड करें। उससे आप क्या है, अपने आसपास जो भी कोरोना का मरीज़ है या आपकी खुद की जो स्थिति है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकोगे। आपका स्वास्थ्य सही रहे, इस भयंकर वायरस से आप बचकर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।